क्लास 7 ज्योग्राफी का सारा क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ चैप्टर 3 का। इसमें तीसरा नंबर चैप्टर का नाम है पृथ्वी में परिवर्तन लाने वाला बल। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए, जिससे हमारा भी चैनल थोड़ा मतलब कि आगे बढ़ सके और हम भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। इसमें अति लघु में पहला नंबर क्वेश्चन है, धूप द्वारा चट्टानों का टूटना अपक्षय है या अपर्दन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अपक्षय है। ठीक है, यानी धूप से चट्टानें टूटना ये अपक्षय का मतलब कि ये परिभाषा के अंतर्गत आता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नदियाँ भी आकार की घाटी बनती है या यू आकार की, तो ये भी आकार की घाटी बनाती है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भूकंप पृथ्वी के आंतरिक बल का परिचायक है या वाम प्रक्रिया का, तो आंतरिक बल का। आप लोग वीडियो को रोक रोक के सारा क्वेश्चन आंसर लिख भी सकते हैं। ठीक है, और चौथा नंबर क्वेश्चन है, भूकंप तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, चट्टानों के अपक्षय का क्या तात्पर्य है। अपक्षय वायुमंडलीय साधनों द्वारा चट्टानों के विखंडित होने, चूर्ण होने या गलने का अस्थैतिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, नदी के ऊपरी मार्ग में अपर्दन अधिक होता है या निचले मार्ग में, तो ऊपरी मार्ग में। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण दें। भूमध्य सागर के किनारे इटली में स्थित एटना और स्टाम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, हिमालय बृहस्पति पर्वत है या मोरदार, तो ये मोरदार पर्वत है। नौवां नंबर क्वेश्चन है, सुषुप्त ज्वालामुखी की क्या पहचान है। ऐसे ज्वालामुखी जो वर्तमान में शांत है लेकिन भविष्य में उसके उद्गार को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी वो शांत है, वो कभी भी मतलब कि भविष्य में कब ये मतलब कि ज्वालामुखी अपना भयंकर रूप ले इसका कोई पता नहीं चलता, इसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ये खुद के मर्जी से भी लिख सकते हैं आप लोग, बहुत ईजी है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में लावा से बना विस्तृत पठार मिलता है, तो डेक्कन का पठार। लघु उत्तरीय प्रश्न पहला नंबर क्वेश्चन है, अपर्दन से आप क्या समझते हैं। अपर्दन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक बल के 2 सूचकों का उल्लेख करें। भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक बल के घोतक हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी किसे कहते हैं। जब 2 भ्रंशों के बीच धंसी हुई घाटी मिलती है तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, पठार किसे कहते हैं, यह पर्वत से किस प्रकार भिन्न है। टेबुल के तरह उठे हुए धरातल के उस क्षेत्र या उच्च भूमि को पठार कहते हैं। पर्वत के चोटी का आधार बहुत कम होता है, पठार के चोटी का आधार थोड़ा ही कम होता है। गाइज बहुत मेहनत लगती है सारा क्वेश्चन ऐसा तैयार करने में। सो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए और रीजन भी बता दीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और 5वां नंबर क्वेश्चन है, जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं। भूकंप के उत्पत्ति स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, भूकंप के 2 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन हैं। हिमालय, काकेशस, आल्प्स आदि। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सुप्त या निद्रित ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं। जो ज्वालामुखी नियमित रूप से उद्गार न निकालता हो या जो वर्षों से सक्रिय नहीं हो पर कभी भी विस्फोट कर सकता हो, वह सोया हुआ ज्वालामुखी कहलाता है। उसे सुप्त या प्रसुप्त या निद्रित ज्वालामुखी नाम दिया जाता है। ठीक है, वो सुषुप्त ज्वालामुखी जो था उसका ये भी हम परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, लावा और मैग्मा में क्या अंतर है। लावा पृथ्वी के तल पर आए तरल पदार्थ को भूडाल या लावा कहते हैं। ताप से चट्टानों गर्म होकर तथा पिघलकर
तरल कोश मैग्मा के रूप में एकत्र होने लगती है। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ मिलता है? हवाई में किलुआ ज्वालामुखी को दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, चट्टानों के अपक्षय से आप क्या समझते हैं? यह अपरदन से किस प्रकार भिन्न है? अपक्षय वायुमंडल साधनों द्वारा चट्टानों के विघटित होने, चूर्ण होने या गलने की स्थैतिक प्रक्रिया है। अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया जबकि अपरदन एक गत्यात्मक क्रिया है। ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, नदियाँ द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के नाम लिखें। भी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, छिपिका, जलगर्तिका, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, नदी विसर्प, संप्राय मैदान आदि। ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो चलिए आंसर है इसका, जब नदी सागर अथवा झील में प्रवेश करती है तो उसके प्रवाह के अवरोध एवं वेग में कमी के कारण नदी के मुहाने पर बड़ी मात्रा में रेत और गाद का निक्षेपण या जमाव होने लगता है। इस प्रकार से निर्मित स्थल रूप डेल्टा कहलाता है। ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, मोरदार पर्वतों के 2 उदाहरण दे, वे ब्रह्मोत्कच पर्वत से किस प्रकार भिन्न है? आंसर होगा, हिमालय सबसे ऊंचा और एंडीज सबसे लंबा मोरदार पर्वत है। मोरदार पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से परतदार चट्टानों के मुड़ जाने के फलस्वरूप बनते हैं, जबकि ब्रह्मोत्कच पर्वत भी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से बनते हैं, पर इनमें परतदार चट्टानों वाली भाग मुड़ने के बजाय टूट जाती है। ठीक है। 14वां नंबर क्वेश्चन है, पर्वत किस प्रकार महत्वपूर्ण है? पर्वतों के उपयोग कृषि के लिए कम और संसाधनों के निष्कर्षण के लिए ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। जैसे कि खनन और लॉगिंग, मनोरंजन के साथ जैसे पहाड़ पर चढ़ना और स्कीइंग। ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाला बल कौन कौन से हैं? इनसे किस प्रकार परिवर्तन होता है? भूपृष्ठ पर जो भी विस्तृत स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे पहाड़, पठार और मैदान, वे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ या भूसंचलन के परिणाम हैं। उदाहरण के लिए मोरदार पहाड़ तभी बनते हैं जब पृथ्वी आंतरिक शक्तियों से क्षैतिज गतियों द्वारा दबाव पाकर चट्टानें मुड़ जाती है। खंड पर्वतों या ब्रह्मोत्कच पर्वतों और भ्रंश घाटियों का निर्माण तभी होता है जब आंतरिक शक्तियों के ऊर्ध्वाधर गतियों द्वारा भूतल का उत्थान और अवतरण होता है। आंतरिक शक्तियाँ धरातल पर असमानताएं उत्पन्न किया करती हैं। इसके साथ ही भूतल पर पृथ्वी की वाम शक्तियों की मंद गति से काट छांट की क्रिया भी चलती रहती है, जिससे ऊंचे उठे पहाड़ घिसते और कटते रहते हैं। घिस कटकर वे छोटे होते जाते हैं और पठार तथा उपांत मैदान तक की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यह क्रिया ऊंची नीची भूमि को समतल बनाने के प्रयास में निरंतर लगी रहती है। इस कार्य के 2 चरण होते हैं, जिन्हें निम्नीकरण और अधिवृद्धि या निक्षेपण कहते हैं। निम्नीकरण से भूमि धीरे धीरे नीची होती जाती है। यह वाम कारकों द्वारा स्थल का कटाव ही नहीं है, वरन अपक्षय, अपरदन और परिवहन, इन तीनों क्रियाओं का सम्मिलित अंतिम परिणाम है।
अधिवृद्धि या निक्षेपण भूतल के निम्न भाग या गड्ढे को भरकर ऊंचा हो जाना है। अपर्दन कारक ही निक्षेपण कार्य में अपनी भूमिका निभाते हैं और नए भूदृश्यों का निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय में अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखकर किन्हीं एक का वर्णन करें। ठीक है, अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय और भौतिक अपक्षय। ठीक है, इसमें रासायनिक अपक्षय का वर्णन की हूँ मैंने, और इसमें चट्टानें गल जाती है, उनके खनिज खुल जाते हैं, उनका बंधन ढीला हो जाता है और वे विघटित हो जाते हैं। उच्च तापमान और वाष्प की अधिकता से प्रायः ऐसा हुआ करता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है नदी के निक्षेपण कार्य का वर्णन करें। ढोकर या बहाकर ले जाते हैं हुए पत्थर, बालू, मिट्टी आदि को अपने किनारे, तली में और झील या समुद्र में जहाँ भी उसका जल समाता हो जमा करना, जिसे नदी का निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है डेल्टा और एस्चुएरी में क्या अंतर है, दोनों के उदाहरण दें। गाइज आप लोग ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, इसका आंसर नहीं मिल पाएगा जल्दी। ठीक है, आप लोग वीडियो पे ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी आप लोग थोड़ा मतलब कि अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, और बुक भी पढ़ा करिए, ऐसा नहीं है कि बुक नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसका आंसर है जब नदी सागर अथवा झील में प्रवेश करती है तो उसके प्रभाव के अवरोध एवं वेग में कमी के कारण नदी के मुहाने पर बड़ी मात्रा में रेत और गाद को निक्षेपण या जमाव होने लगता है, जो डेल्टा कहलाता है। जैसे सुंदरवन डेल्टा, एस्चुएरी, सॉरी गाइज बहुत भयानक वर्ड है, एस्चुएरी एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां समुद्र का एक खारा पानी नदियों के ताज़े पानी के साथ मिलता है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, ओडर। आप लोगों को मेरा थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये वर्ड बहुत मतलब कि लिख के थोड़ा मतलब बहुत टाइम हो गया लिखा हुआ, इसलिए लिखा हुआ सारा सही है, बोलने में जो भी दिक्कत हो माफ़ करिए। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, अब बना लेंगे वीडियो तो फिर से मेरा सारा सुधर जाएगा वर्ड। भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र से आप क्या समझते हैं। भूकंप के उत्पत्ति स्थान को भूकंप के केंद्र कहते हैं। भूकंप के उत्पत्ति स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं। उसकी स्थिति पृथ्वी के अंदर होती है। भूकंप केंद्र ठीक ऊपर धरातल पर स्थित वह स्थान जहां भूकंप का पहला झटका या धक्का लगता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप का प्रभाव घटने लगता है, भूकंप के झटके कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन है भूकंप धरती को किस प्रकार प्रभावित करता है, इससे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2015 में भूकंप फेस किए थे, याद करिए। भूकंप कुछ ही क्षणों में विनाशकारी दृश्य उपस्थित करने में समर्थ है। ठीक है, इससे बड़ी बड़ी इमारतें ढह जा सकती है, विशाल वृक्ष धराशायी हो सकते हैं, भूमि पर दरारें उत्पन्न हो सकती है, रेल मार्ग की पटरियां मुरझा सकती है और धरती के कुछ भाग धंस सकते हैं, जिस कारण मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाती है। जैसे काठमांडू में 2015 में हुआ था, बहुत भयानक भूकंप आया था, आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं, और कहीं कहीं हुआ होगा मुझे नहीं पता, पर काठमांडू का भूकंप देखी थी, बहुत भयानक था। ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है। तरल कोश या मैग्मा धरातल पर छिद्रों द्वारा या गहरी दरारों द्वारा बाहर निकलता है और ज्वालामुखी उद्गार या ज्वालामुखी विस्फोट नाम पाता है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी का विवरण दें। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी,
इसका है जो ज्वालामुखी सदा उद्गार निकलता रहता है, अर्थात जिसमें सदा उद्भेदन होता रहे सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी कहलाता है, यानी जगा हुआ है ज्वालामुखी, समझे, हमेशा जगा रहता है, सोता नहीं है। दूसरा है ज्वालामुखी का नंबर सुषुप्त या प्रसुप्त या निद्रित ज्वालामुखी, ठीक है। जो ज्वालामुखी नियमित रूप से उद्गार न निकलता हो या जो शांत हो पर कभी भी विस्फोट कर सकता हो, वो सुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। मृत विलुप्त या ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी न सक्रिय हो न प्रसुप्त और हजारों वर्ष से जिसमें उद्गार नहीं हुआ हो, उसे मृत विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निर्माण विधि के अनुसार पर्वतों के कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखें और किसी एक का वर्णन करें। निर्माण विधि के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, मोरदार पर्वत या बलित पर्वत, भ्रसुस्त पर्वत, खंड पर्वत या ब्लॉक पर्वत, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, मोरदार पर्वत, ये पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से प्रभावित होकर परतदार चट्टानों से मुड़ जाने के फलस्वरूप बनते हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, अर्थात इनका निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है। अपने निर्माण काल के आरंभ में परतदार चट्टानें समतल रहती है, मुख्यतः छिछली समुद्र में भूसंचलन का क्रम चलता रहा तो ये मोड़ इतना ऊंचा उठ जाता है कि इनसे पर्वत खड़े हो जाता है जिसे मोरदार पर्वत कहते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निर्माण विधि के अनुसार पठार कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें और किसी एक का वर्णन करें। बहुत सारे क्वेश्चन है यार, इसका आंसर होगा निर्माण विधि के अनुसार पठार के 3 प्रकार हैं, कटे छटे पठार, अंतराप पर्वतीय पठार, लावा पठार। आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ के कहीं मत जाइए, बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि इसमें फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला है कटे छटे पठार। ये पठार वे हैं जो कभी दूर तक फैले हुए थे, पर नदी, हिमनद और पवन जैसी अपरदनकारी वाम शक्तियों के दीर्घकालीन आघात से कट छटकर और अब छोटे हो गए हैं। स्कॉटलैंड, दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका और मेघालय ऐसे पठार के विशिष्ट उदाहरण हैं। ऐसे पठारों में कभी कभी इतना अधिक कटाव होता है कि वहाँ अंतर्वेदी अग्नेय चट्टानें उभर जाती है, जैसे छोटा नागपुर पठार में, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के विनाशकारी प्रभावों और उनसे बचने के उपायों का विवरण दें। भूकंप के विनाशकारी प्रभाव, भूकंप से धरती में दरारें पड़ जाते हैं। ये दरारें कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है इनमें रिक्शा, मोटर गाड़ी समा जाते हैं। 1819 में कच्छ क्षेत्र में भूकंप से 145 किलोमीटर लंबा दरार पड़ी थी, ठीक है। दूसरा है मतलब कि इसका मतलब कि विनाश कितना होता है ये बता रहे हैं यहाँ पे। भूकंप से कभी कभी कोई क्षेत्र समुद्र में चला जाता है। गुजरात का एक भाग भूकंप के गर्त में जा चुका है। प्राचीन द्वारका समुद्र में धंस गई है, ठीक है। तीसरा, भूकंप के कारण सड़कों का टूटना, रेलवे लाइन का मुड़ना, बांधों और पुलों का ध्वस्त होना, टेलीफोन टेलीग्राम के तारों का छिन्न भिन्न होना, भूस्खलन होना और मार्गों का अवरुद्ध होना, ठीक है। भूकंप से सावधानी, शीशे के चीज़ों से दूर एवं जो हमें ढक दबा सके उन सब चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। घर के अंदर घर के अंदर है तो न घबराएं, न दौड़ धूप करें, न बाहर भागें, बल्कि बिछावन या टेबल के नीचे मुख को छिपाते हुए लेट जाएं, ठीक है। यानी जो भी मजबूत आपके घर में जैसे पलंग है, पलंग के अंदर मतलब पलंग मजबूत है उसके अंदर घुस जाए, या फिर उसके अंदर मतलब बैठने का जगह नहीं लेट जाए,
जैसे अगर सर बचा रहेगा तो जान भी बचा रहेगा, ठीक है। अगर सर छुपा सके तो सर छुपा लें, और पूरा बॉडी छुपा सके तो छुपा लें, बस ये है इसका कहना, ठीक है। तीसरा है, घर के बाहर जो हो तो पेड़, बिजली के खंभे और बिजली के तार के निकट न रहें, वरन खुले मैदान में चले जाएं, भवन के किनारे भी खड़े न रहें, यानी भवन भी गिर सकता है। ज्वालामुखी के विनाशकारी प्रभाव, धरती पर दरारें पड़ जाने के से भूमि ध्वस्त हो जाती है और जान माल की क्षति होती है। यह सड़कों, रेल मार्गों तथा नदियों के मार्ग अवरुद्ध कर सकता है। तीसरा, प्रभावों के में आने वाले वन क्षेत्रों नष्ट हो जाते हैं, इससे निकली विषैली गैस जानलेवा होती है और पर्यावरण को दूषित किया जाता है, ठीक है। इसका बचाव है ज्वालामुखी विस्फोट से, जहां भूकंप से धरती में उभार आए और गर्म जल के स्रोतों का जल एकाएक बढ़ जाए। अब आप सावधान हो जाएं, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट को रोकना संभव नहीं। भूकंप के तुलना में इससे जनसंहार कम किया जा सकता है और इसके लिए भावी ज्वालामुखी क्षेत्रों का भूविदा का सहायता से मानचित्रण कर लोगों में वितरित करना चाहिए, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ अथवा पठार का वर्गीकरण करें और उनका विवरण दें। आप लोग बोर हो गए होंगे, आई थिंक थोड़ा ही है, थोड़ा देर और वेट कर लीजिए, थोड़ा ही क्वेश्चन बचा है, 2 और होगा शायद। पहाड़, धरातल के वे ऊंचे भूभाग जो अपने आसपास के भूभाग से बहुत ऊंचे उठे हो, जिनमें चोटियाँ और उन चोटियों का क्षेत्रफल आधार से बहुत ही कम हो, पहाड़ या पर्वत कहलाता है। धीमी ढाल द्वारा खड़ी ढाल और अधिक ऊंचाई को प्राप्त करना और तथा उस पर एक या अधिक चोटियां का होना पहाड़ की प्रमुख विशेषताएं हैं। कुछ पहाड़ों की चोटियां नुकीली होती है और कुछ की चपटी, ठीक है। साधारणतः नए पहाड़ों की नुकीली चोटी और पुराने पहाड़ों की चपटी चोटियां मिला करती हैं। मैदान और पठार की अपेक्षा पहाड़ में समतल क्षेत्र कम पाया जाता है। अधिकतर पहाड़ों की ऊंचाई 3000 मीटर के आसपास है। संसार की सर्वोच्च पर्वत हिमालय है, सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा, जिसकी ऊंची चोटी एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंची है, ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, मैदान क्या है, इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, उनका विवरण प्रस्तुत करें। धरातल पर सामान्यतः निम्न भूमि को चाहे वह समतल हो या ऊंची नीची मैदान कहलाता है। मैदान 3 प्रकार के होते हैं। अपरदन द्वारा बने मैदानों में समप्राय या समतलप्राय मैदान, निक्षेपण द्वारा बने मैदानों में जलोढ़ मैदान, जिसके विशिष्ट प्रकार हैं बाढ़ मैदान और डेल्टा मैदान। भूसंचलन द्वारा बने मैदानों में तटीय मैदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुद्र तल के इसकी ऊंचाई 200-300 मीटर से शायद ही अधिक होती है। कहीं कहीं मैदान समुद्र तल से भी नीचा मिलता है, जैसे नीदरलैंड में। स्थल रूपों में सबसे कम ढाल मैदान में ही मिला करती है। यह समुद्र तल पर स्थित हो सकता है और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में भी इसका निर्माण अपरदनकारी बाह्य शक्तियों द्वारा होता है और आंतरिक शक्तियों द्वारा भी। कितने ही मैदान निक्षेपण से बने हुए हैं। सो गाइज, अब लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। जो भी अभी तक टिके हुए हैं वो बहुत ही धैर्यवान है, वो आगे जाके ज़रूर कुछ कर पाएंगे। तो चलिए 14वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग जो भी करिएगा और इसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा।
और फेयर भी करते रहिए सारा चैप्टर का। और भी इसके पीछे का सारा वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। 6 क्लास का साइंस का सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। संक्षेप में निम्नांकित को स्पष्ट करें। अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित वह स्थान 2 बार हो गया है, उसे नहीं लिखिएगा। वह स्थान जहां भूकंप का पहला झटका या धक्का लगता है अधिकेंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र, भूकंप या लहरों की शुरुआत जिस स्थान से होता है उस स्थान को भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। सिस्मोग्राफ, कंपन तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में फैलने के लगता है। तरंगों के ऊपर में आगे बढ़ने वाला यह कंपन अत्यंत संवेदनशील यंत्र द्वारा अंकित किया जाता है जो सिस्मोग्राफी कहलाता है। रिक्टर पैमाना भूकंप के तरंगों की तीव्रता मापने की एक गणितीय पैमाना है। सो गाइज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सारा है, हम इतना बोलेंगे बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए और 6 से इतना, और ये रहा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और बस। सो गाइज आप लोग जो भी पिछले का वीडियो देखना है आप लोग यहाँ हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, और हम लोग भी थोड़ा मतलब कि आप लोग थोड़ा एफर्ट देंगे तभी तो हम लोग थोड़ा मेहनत करेंगे, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।